Hello everyone, welcome to the next video of Indian Express Explained series for Prelims 2025. This is the second video of April month. So last वीडियो में हमने ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बात किया था. उसमें एक कंसेप्ट दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू हाइड्रोजन व्हीकल्स. जब आप हाइड्रोजन व्हीकल्स की बात करते हो, देयर आर टू काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज. पहली है हाइड्रोजन इंटरनल कंबंशन इंजन बेस्ड व्हीकल, हाइड्रोजन आईसीई व्हीकल, और दूसरी है हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल. अब ये जो हाइड्रोजन आईसीई व्हीकल है, इसमें हम हाइड्रोजन को कैसे यूज करते हैं? वी यूज हाइड्रोजन थ्रू कंबसन प्रोसेस. हाइड्रोजन को बर्न करते हैं, जैसा कि डीजल और पेट्रोल वाले जो इंजन होते हैं ना, उसमें भी हम आईसीई यूज करते हैं. तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी कंबशन हो रहा है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन का कंबशन हो रहा है. और आर्टिकल में ये भी लिखा है कि हाइड्रोजन आईसीई व्हीकल में कार्बन एमिशन नहीं होता है. तो होता है बट बहुत कम होता है. ठीक है, इन दोनों से कम होता है, बट देर इज एमिशन. ठीक है. अब जब आप बात करते हो हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल की, इसमें क्या होता है, एक फ्यूल सेल टैंक होता है और इस टैंक में हाइड्रोजन है. अब इस हाइड्रोजन को हम कैसे यूटिलाइज करते हैं, कैसे यूज करते हैं? इस हाइड्रोजन को हम इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस से इसको कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, और फिर जिससे गाड़ी चलती है. इसमें बाई प्रोडक्ट क्या होता है? वाटर इज अ बाई प्रोडक्ट. अब ये जो हाइड्रोजन आईसी व्हीकल है और हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इसमें ज़्यादा एफिशिएंट कौन सा है? फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़्यादा एफिशिएंट है, और ये दे आर लेस एफिशिएंट. यहाँ पे यही लिखा हुआ है. इवन दो हाइड्रोजन आईसी व्हीकल डू नॉट एमिट कार्बन, या लेस कार्बन एमिशन होता है, बर्निंग हाइड्रोजन इज फार लेस एनर्जी एफिशिएंट देन कन्वर्टिंग इट इनटू इलेक्ट्रिसिटी इन फ्यूल सेल. तो कौन सा ज़्यादा एफिशिएंट होगी? हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़्यादा एफिशिएंट है. ठीक है. दिस इज देयर. और एक बार और इसको देख लो, जब आप हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल को कंपेयर करते हो बैटरी वाले जो व्हीकल्स होते हैं ना, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो बैटरी वाला जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है ना, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, वो हैवी होता है, क्योंकि इसमें बैटरी बहुत ज़्यादा हैवी होती है, भारी होती है. लेकिन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल में वो लाइटर होगा, क्योंकि इसमें हम फ्यूल क्या यूज़ कर रहे हैं? हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन एक लाइट एलिमेंट है. तो फ्यूल सेल स्टैक वेज लेस देन एन इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी. तो इस वजह से क्या है ना, जो है हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, दे कैन बी अ गुड अल्टरनेटिव, वाइबल अल्टरनेटिव टू ईवी बैटरी टेक्नोलॉजी. और स्पेशली जब आप बात करते हो हैवी ड्यूटी ट्रक्स के बारे में, है ना, तो जब आप हैवी ड्यूटी ट्रक्स में फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल हाइड्रोजन बेस्ड वो यूज़ करोगे, तो आपकी पेलोड कैपेसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे फ्यूल सेल का जो फ्यूल टैंक का वेट होगा वो कम होगा, क्योंकि उसमें फ्यूल आप क्या यूज़ कर रहे हो? हाइड्रोजन यूज़ कर रहे हो, राइट. सो दिस इज देयर. नाउ आप बढ़ते हैं आगे. ये है सोलर, पहले सोलर इक्लिप्स के बारे में कर लेते हैं. ठीक है. देखो सोलर इक्लिप्स क्या होता है. सोलर इक्लिप्स होता है जब सन, मून और अर्थ एक लाइन में होते हैं, और मून क्या करता है? सन को ब्लॉक करता है. मून क्या करता है? सन को ब्लॉक कर देता है. ठीक है. सोलर इक्लिप्स टेक्स प्लेस व्हेन द मून मूव्स इन बिटवीन द अर्थ एंड सन. मून ब्लॉक्स द सन्स लाइट आइदर फुल्ली और पार्शली, कास्टिंग अ ह्यूज शैडो ऑन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. है ना. तो सनलाइट को ब्लॉक कर देता है मून. फुल्ली जब करेगा तो उसको टोटल सोलर इक्लिप्स बोलेंगे, पार्शियली करेगा तो पार्शियल इक्लिप्स बोलेंगे. ठीक है. पार्शियल इक्लिप्स ओकर्स व्हेन द मून ओनली कवर्स अ पोर्शन ऑफ द सन. है ना. यहाँ पे देखो, व्हेन द मून ब्लॉक द सन एंटायरली, द एरियाज इन द सेंटर ऑफ द मून शैडो एट द टाइम विटनेस अ टोटल सोलर इक्लिप्स. ये है टोटल सोलर इक्लिप्स, राइट. उसके बाद पार्शियल में क्या होता है? व्हेन द मून ब्लॉक्स जस्ट अ पार्ट ऑफ द सन गिविंग इट अ क्रिसेंट शेप. ये है ना, जैसे क्रिसेंट शेप, तो ये है पार्शियल सोलर इक्लिप्स. अब बात करते हैं एनुलर की. एनुलर में क्या होता है? व्हेन द मून पासेस इन फ्रंट ऑफ द सन बट इज एट और नियर द फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम द अर्थ. इसका मतलब क्या? मून कहां पर है? मून अपोजी पे है. अपोजी का मतलब मून इज अवे फ्रॉम द अर्थ, अवे फ्रॉम द अर्थ, मून इज अवे फ्रॉम द अर्थ, तब होता है एनुलर सोलर इक्लिप्स. ये एनुलर सोलर इक्लिप्स. और इस केस में क्या होता है? पूरी तरीके से मून सन को ब्लॉक नहीं करता है. ठीक है. और तो ये रिंग जैसी बन जाती है, रिंग ऑफ फायर जैसी बन जाती है, तो ये सन की एजेस हमको दिखती हैं, राइट.
अब उसके बाद है हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स. सो इट इज विटनेस्ड व्हेन एन इक्लिप्स शिफ्ट्स बिटवीन एनुलर एंड टोटल सोलर इक्लिप्स एज द शैडो ऑफ द मून मूव्स अक्रॉस द ग्लोब. ठीक है, ये है हाइब्रिड इक्लिप्स, राइट. सो ये थे सोलर इक्लिप्स के बारे में. थोड़ा सा और देख लेते हैं. सोलर इक्लिप्स कब होता है? इट हैपन्स ओनली ड्यूरिंग न्यू मून. अब न्यू मून क्या है? न्यू मून है व्हेन द मून एंड द सन आर अलाइंड ऑन द सेम साइड ऑफ द अर्थ. जैसे यहाँ सन है, यहाँ मून है और यहाँ पे अर्थ है, तो अर्थ के सेम साइड में है ये, है ना, राइट, अपोजिट साइड में नहीं है, तो न्यू मून होता है. और जो न्यू मून होता है ना, वो हर 29.5 डेज के बाद आपको देखने को मिलेगा. लेकिन सोलर इक्लिप्स जो होता है ना, पूरे साल में 2 या 5 बार ही होता है. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, देखो, अर्थ सन के अराउंड चक्कर लगा रहा है ना, सन के अराउंड चक्कर लगा रहा है, ऑर्बिट कर रहा है. अर्थ इज ऑर्बिटिंग अराउंड दी सन, है ना, एक पर्टिकुलर प्लेन में ऑर्बिट करता है. लेकिन जिस प्लेन में अर्थ सन को ऑर्बिट कर रहा है, मून उस प्लेन में अर्थ को ऑर्बिट नहीं करता है. मून का जो ऑर्बिट है ना, इट इज टिल्टेड बाय अबाउट 5 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन. सो इस वजह से ये होता है, इस वजह से ये होता है, राइट. अब देखो, एक और चीज इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से. अ टोटल सोलर इक्लिप्स एट अ गिवन स्पॉट ऑन द अर्थ अकर्स ओनली वंस इन अबाउट 400 ईयर्स. सो एक पर्टिकुलर स्पॉट पे जो टोटल सोलर इक्लिप्स है ना, वो आपको 400 सालों के बाद देखने को मिलेगा. क्यों? दिस इज बिकॉज द टोटल सोलर इक्लिप्स इज ओनली विजिबल इफ यू आर स्टैंडिंग इन द अम्ब्रा. अब अम्ब्रा क्या है? अम्ब्रा इज द मिडल एंड द डार्केस्ट पार्ट ऑफ द लूनर शैडो, राइट. सो इस वजह से होता है ये, राइट. आई होप दिस इज क्लियर. अब एक एक देख लो. एक डायबिटीज ड्रग है जिसका नाम है लिक्सीसेनाटाइड. सो इट कैन स्लो डाउन प्रोग्रेस ऑफ पार्किंसन डिसीज, राइट. सो पार्किंसन डिसीज क्या है? एज रिलेटिव डीजेनरेटिव ब्रेन कंडीशन है. आपका ब्रेन प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता है, ठीक है. सो इट कॉजेज पार्ट ऑफ योर ब्रेन टू डिटेरियोरेट. ये है पार्किंसन डिजीज. और एक और देखो, सेमाग्लूटाइड. अब ये जो ड्रग है ना, डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज होती है और रिसेंट टाइम में इसको मोटापा कम करने के लिए भी लोग यूज कर रहे हैं, ओबेसिटी को ट्रीट करने के लिए, राइट. अब बात करते हैं ईडी की, ठीक है. तो ईडी की बात करते हैं, तो ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, ये देख लो. ईडी क्या है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट. ये प्रीमियर फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है इंडिया की, और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ऑपरेट करती है. और इसका काम क्या है? इसका काम है पीएमएलए 2002 और फेमा 1999, इसको इन्फोर्स करना. इन दो लॉ को इन्फोर्स करती है ईडी. ED's primary responsibility include investigating money laundering activities, confiscating asset acquired through illegal means, and ensuring compliance with foreign exchange regulation. So ये है ED for you. कुछ और देखते हैं जो इस आर्टिकल में मेंशन है, ठीक है. अब ED है, ED is outside the purview of Code of Criminal Procedure, ठीक है. और ED is not considered police. So इसलिए जो CRPC के जो प्रोविजंस होते हैं ना, ED को फॉलो नहीं करने पड़ते, क्योंकि ED is not a police एजेंसी, है ना. तो अब उनको चाहे सर्च करना है, सीज करना है, कुछ चीज अरेस्ट करना है, या कोई प्रॉपर्टी अटैच करनी है, तो सीआरपीसी के प्रोविजन वो फॉलो नहीं करेंगे. और देखो, ईडी पुलिस एजेंसी नहीं है, तो ईडी के सामने आप कोई स्टेटमेंट देते हो तो उस स्टेटमेंट को कोर्ट में एडमिट कर लिया जाएगा. अगर केजरीवाल जी ईडी के सामने कोई स्टेटमेंट दे दे, है ना, कोई स्टेटमेंट दे देते, तो ये स्टेटमेंट कोर्ट में एडमिसिबल हो जाता, राइट. अब बात करते हैं सेक्शन 45 की ऑफ दिस प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. ये ना बेल से रिलेटेड है, और बेल की कंडीशन बहुत स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिंजेंट है, और ये नेगेटिव प्रोविजन है. नेगेटिव प्रोविजन क्यों है? क्योंकि अगर बेल देनी है ना, तो जो एक्यूज्ड है उसको प्रूव करना पड़ेगा कि देयर इज नो प्राइमा फेसी केस अगेंस्ट हिम, और उसको ये भी कमिट करना पड़ेगा कि वो फ्यूचर में कोई ऑफेंस नहीं करेगा, है ना. तो यहां पे क्या है, जो सेक्शन 45 में आपको अगर बेल चाहिए, आप अक्यूज हो, आपको बेल चाहिए, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि भाई मेरे अगेंस्ट कोई प्राइमा फेसी केस नहीं बनता है, आई एम नॉट गिल्टी, ठीक है. और आपने बेल के लिए एप्लीकेशन डाली है, तो जो सरकारी वकील है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो बेल एप्लीकेशन को अपोज कर सके. वो बोल सकता है कि नहीं भाई, इस बंदे को बेल नहीं देनी चाहिए, ऐसा सरकारी वकील बोल सकता है. लेकिन मान लो कि सरकारी वकील अपोज कर रहा है बेल एप्लीकेशन, लेकिन कोर्ट को लगता है कि देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग दैट ही इज नॉट गिल्टी ऑफ सच ऑफेंस, और वो फ्यूचर में भी कोई ऑफेंस नहीं करने वाला, अगर हम उसको बेल पे छोड़ देते हैं, तो आपको बेल मिल सकती है, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है, इफ कोर्ट इज सेटिस्फाइड. देखो, और एक्सेप्शन भी है कुछ. एक्सेप्शन ये है कि अगर आप 16 साल से कम हो, यू आर ए वुमेन, यू आर सिक और इन्फर्म, यू मे बी रिलीज ऑन बेल, अगर स्पेशल कोर्ट ऐसा चाहे. तो ये है सेक्शन 45, राइट, ऑफ पीएमएलए, ठीक है.
अब एक और चीज, ये ECIR है ना, ये ना एक इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है ईडी का, ठीक है, इंटरनल डॉक्यूमेंट। सो ये जैसे क्रिमिनल केसेस में FIR होती है, वैसी यहाँ पे ये ECIR है, इट इज एन इंटरनल डॉक्यूमेंट ऑफ ईडी, एंड ईडी इज नॉट रिक्वायर्ड और इज नॉट ऑब्लिगेटेड टू डिस्क्लोज दिस ECIR, आपको ये याद रखना है बस, ठीक है। अब ये जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आया 2002 में, इसका बैकग्राउंड क्या था? देखो 1990s में ग्लोबल टेररिज्म बहुत पीक पे था, तो डिफरेंट कंट्रीज साथ में आती है और बोलती कि हमको टेरर फाइनेंसिंग को रोकना है, उसको चोक करना है, और जो इलिसिट मूवमेंट हो रहा है मनी का अक्रॉस दी बॉर्डर्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, उसको हमको प्रिवेंट करना है। फिर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बनती है 1989 में, किस लिए बनती है? कि जो भाई एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एफर्ट्स हैं अक्रॉस दी वर्ल्ड, उनको हम कोऑर्डिनेट करें, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है बेसिकली, ठीक है। तो इंडिया मेंबर था FATF का, तो इंडिया को भी ये चाहिए था कि अब ऐसा कोई कानून लेकर आए जिससे मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है। और उसके बाद 1998 में क्या होता है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक स्पेशल सेशन होता है, तो उसमें पॉलिटिकल डिक्लेरेशन आती है, राइट, जिसमें बोला जाता है कि जो मेंबर स्टेट्स हैं दे हैव टू पुट इन प्लेस नेशनल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लेजिस्लेशन। मतलब इस डिक्लेरेशन में बोला जाता है कि भाई आप ना अपने देश में कानून लेकर आओ मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, ठीक है। तो इसलिए PMLA, फिर हम भारत सरकार बिल लेकर आती है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार होती है 1998 में, फिर थोड़ा बिल अपोज होता है, ठीक है, उसके बाद ये पास होता है फाइनली इन द ईयर 2002 में, और फोर्स में कब आता है? 2005 में, जब रूल्स बन जाते हैं, रूल्स फ्रेम हो जाते हैं, और रूल्स किसने फ्रेम किए थे? यूपीए गवर्नमेंट ने। अब 2009 में ना अमेंडमेंट होता है इस PMLA में, और उस अमेंडमेंट के थ्रू क्या किया जाता है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, जो कि सेक्शन 120B ऑफ IPC का पार्ट था, उसको ना PMLA के जो शेड्यूल ऑफेंसेस हैं उसमें ऐड कर देते हैं, उसमें ऐड कर देते हैं। इससे क्या हुआ कि अब ना ईडी कैन एंटर एनी केस जहां पर ईडी को लगता था ना कि भाई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो रही है, ठीक है, चाहे प्रिंसिपल ऑफेंस PMLA शेड्यूल ऑफेंसेस का पार्ट भी ना हो, तब भी ईडी एंटर कर जाती थी उस केस में, राइट। उसके बाद 2009 में ही ईडी को ना इंटरनेशनल जुरिस्डिक्शन मिल गई जब बात आती है मनी लॉन्ड्रिंग को ट्रैक करने की, ठीक है। 2012 में फिर से अमेंडमेंट होता है, और इस बार क्या होता है 2012 में, जैसे ये जो ईडी के ना शेड्यूल हैं, शेड्यूल ऑफेंसेस हैं, राइट, आई विल शो यू। यस, देखो ये है पार्ट A, पार्ट B एंड पार्ट C। तो दिस इज ओवरव्यू ऑफ शेड्यूल ऑफेंसेस। पार्ट B आप खोलोगे तो इसमें ये है फास्ट डिक्लेरेशन, फास्ट डॉक्यूमेंट। पार्ट C ये सब कुछ है, ठीक है। पार्ट A 120B क्या लिखा है? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो पार्ट A में है ये, और क्या है? वेजिंग 121, सेक्शन 121, वेजिंग और अटेम्प्टिंग टू वेज वॉर और अबेटिंग वेजिंग ऑफ वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 121 कॉन्स्पिरेसी टू कमिट ऑफेंसेस। ये सारे सेक्शंस हैं, ठीक है, ठीक है, इतने सारे सेक्शंस हैं, ठीक है। सो ये पार्ट है ऑफेंसेस, शेड्यूल ऑफेंसेस के पार्ट हैं, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ 2012 में, सरकार ने क्या किया, सरकार ने पार्ट B से निकालकर पार्ट A में रख दिया। किसको? जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 था, मतलब करप्शन वाले जो ऑफेंसेस थे ना, उसको पार्ट B से निकालकर पार्ट A में कर दिया। क्यों पार्ट A में कर दिया? क्योंकि जो पार्ट A में ऑफेंसेस है ना, अगर वहां पर बेल चाहिए तो कौन सा सेक्शन अप्लाई होता है? सेक्शन 45, और सेक्शन 45 आपने देखा कि स्ट्रिंजेंट बेल कंडीशन है, इसलिए, ठीक है। और बाकी फिर और कुछ एक्ट भी पार्ट A में आगे, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, एंटीक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर्स एक्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। सो ये इस तरीके से जो हमारा PMLA है ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया। यही आर्टिकल था ना, हाउ PMLA गॉट्स इट्स शार्प टीथ। तो इस तरीके से डिफरेंट अमेंडमेंट से, राइट। अब बात करते हैं इस आर्टिकल की। तो कंगना रनावत जी जो MP हैं मंडी से, उन्होंने बोला था कि जो जवाहरलाल नेहरू हैं वो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। कौन थे पहले प्राइम मिनिस्टर? उन्होंने बोला सुभाष चंद्र बोस थे इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर। अब देखो बोस जी ना जर्मनी में जाते 1941 में, ताकि वो जर्मनी के साथ कोलैबोरेट कर सके और ब्रिटिश एम्पायर को उखाड़ फेंक सके। फिर 1941 में वो जर्मनी में होते हैं, 1943 में वो जापान में होते हैं, फिर फाइनली सिंगापुर पहुंचते हैं, और वहां पर वो अक्टूबर 21, 1943 को प्रोक्लेम करते हैं प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आजाद हिंद, जिसको फ्री इंडिया भी बोल सकते हो। और बोस जी वॉज द हेड ऑफ स्टेट ऑफ आजाद हिंद, एंड उनके पास फॉरेन अफेयर्स और वार पोर्टफोलियो भी था।
AC चटर्जी के पास क्या था, फाइनेंस पोर्टफोलियो। ऐसे अय्यर वॉज द मिनिस्टर ऑफ पब्लिसिटी एंड प्रोपोगेंडा एंड लक्ष्मी स्वामीनाथन हैड द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन अफेयर्स। वुमेन अफेयर मिनिस्ट्री का चार्ज उनके पास था, लक्ष्मी जी स्वामीनाथन जी के पास। और ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी थी ना, इन्होंने इंडियंस को सिटीजनशिप भी दी। किन इंडियंस को, जो साउथ ईस्ट एशिया में रह रहे थे। और आजाद हिंद गवर्नमेंट जी ये जो थी सुभाष चंद्र बोस जी की, इसको रिकॉग्निशन मिला किससे, एक्सेस पावर से। मतलब जर्मनी, जापान, इटली, इन कंट्रीज ने रिकॉग्नाइज किया। और साथ में जो पपेट स्टेट थे, ठीक है, क्रोएशिया, चाइना, थाईलैंड, बर्मा, मंचूरिया, इन सब ने भी रिकॉग्नाइज किया। लेकिन इससे पहले, इससे 28 साल पहले भी एक सरकार बनी थी, प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी थी। वो कहां बनी थी, काबुल में। और किसने स्टैब्लिश की थी वो, इंडियन इंडिपेंडेंस कमिटी ने स्टैब्लिश की थी दिसंबर 1 1915 में। काबुल में बनी थी वो, गवर्नमेंट इन एग्जाइल। और उसके प्रेसिडेंट कौन थे, राजा महेंद्र प्रताप। और प्राइम मिनिस्टर कौन थे, मौलाना बरकतुल्ला। देखो ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस कमिटी थी ना, ये क्या चाह रही थी, ये चाह रही थी कि हम ओटोमन खैलिफ और जर्मन काइसर की मदद लेकर जो इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर हैं और कश्मीर वाला रीजन है जहां मुस्लिम ट्राइब्स रहती हैं, वहां पे एक विद्रोह खड़ा कर पाए, राइट। हालांकि फाइनली सफल नहीं हो पाते इसमें, ठीक है। आपको अब ये आपको याद रहना चाहिए कि एक गवर्नमेंट बनी थी 1915 में, ठीक है, काबुल में, जिसके प्रेसिडेंट थे राजा महेंद्र प्रताप और प्राइम मिनिस्टर कौन थे, मौलाना बरकतुल्ला। और बरकतुल्ला जो थे ना, ही वॉज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ गदर मूवमेंट। और गदर मूवमेंट कब स्टार्ट होता है, 1913 में, कैलिफोर्निया में, सैन फ्रांसिस्को में। देखो गदर मूवमेंट एंड द सैन फ्रांसिस्को बेस्ड गदर पार्टी। सो गदर पार्टी ने स्टार्ट किया था ना गदर मूवमेंट, ठीक है। सो सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, लाला हरदयाल भी इसके लीडर थे गदर मूवमेंट के, तो वो आप देख लेना। और इस गवर्नमेंट को, ये जो दो गवर्नमेंट बनी थी, इनको उतनी ज्यादा लेजिटिमेसी नहीं मिलती, क्योंकि भाई बहुत सारे कंट्रीज ने रिकॉग्नाइज नहीं किया और इन्होंने कोई इंडियन टेरिटरी को कंट्रोल नहीं किया। देखो सुभाष चंद्र बोस जी ना का कंट्रोल था अंडमान के ऊपर, लेकिन इफेक्टिवली इट वाज अंडर जापानीज ऑक्यूपेशन। ये जो अंडमान आइलैंड थे ना, जापानीज ऑक्यूपेशन के अंडर थे, डायरेक्टली उनके अंडर नहीं थे, राइट। सो दिस इज देयर। अब बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं वीवीपैट की। देखो वीवीपैट मशीन, जब अगर आपने वोट डाला होगा तो ये वीवीपैट मशीन है। इस पे एक स्लिप आती है। इस स्लिप पे क्या होता है, इस स्लिप पे होता है सीरियल नंबर किसका, कैंडिडेट का, जिसको आपने वोट दिया, उसका नाम और उस पार्टी का सिंबल होगा। तो इससे क्या फायदा है इस वीवीपैट मशीन से, इससे ये फायदा है कि आप ना वेरीफाई कर सकते हो कि जिस पार्टी के कैंडिडेट का बटन आपने दबाया है ना, बीजेपी के कैंडिडेट का दबाया, कांग्रेस का कैंडिडेट का बटन दबाया है, क्या वही उसी को वोट गया है या नहीं गया, बस इतना ही, राइट। सो विजुअल वेरिफिकेशन फॉर द वोट कास्ट बाय अ वोटर बाय प्रिंटिंग अ स्लिप ऑफ पेपर विद द वोटर्स चॉइस ऑन इट, राइट। तो और ये 7 सेकंड के लिए आपको दिखेगा, ये 7 सेकंड के लिए दिखता है, ठीक है। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, आपको वो याद रखना है कि वीवीपैट सबसे पहले कहां यूज हुआ। सबसे पहले यूज हुआ नागालैंड के नॉक्सेन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में इन द ईयर 2013। और जून 2017 तक 100% अडॉप्शन ऑफ वीवीपैट वाज देयर, राइट। सो इतना ही हमको याद रखना है। उसके बाद है सिकाडा। सिकाडास क्या है, इंसेक्ट। अब यूपीएससी ने इनके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया है, तो हम इस पर डिटेल में नहीं जाएंगे। अब नेक्स्ट है सिटीजन्स क्लाइमेट राइट के बारे में। सो रिसेंटली एक जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की, वो केस क्या था, एमके रंजीत सिंह केस था। इसको आप अपने मेंस में भी लिख सकते हो। और वो केस ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के कंजर्वेशन से रिलेटेड था। तो उसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया और बोला दैट सिटीजन पीपल और सिटीजन हैव अ राइट टू बी फ्री फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। और ये राइट्स किस आर्टिकल के अंदर रिकॉग्नाइज होते हैं, बोला आर्टिकल 14 एंड 21। तो ये आपको याद रखना है दैट यू हैव अ राइट टू बी फ्री फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज अंडर आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेसर फ्लोरिकन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ना, इसका जो फ्रंटल विजन होता है ना वो पुअर होता है, तो ये ना टकरा जाते हैं, ये जो आपकी पावर लाइंस होती हैं, तो इसकी वजह से इनकी मौत हो जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई आप बर्ड डाइवर्टर्स इंस्टॉल करो, ठीक है, नए प्रोजेक्ट्स पे एम्बार्गो लगा दिया, ठीक है। और डिसमेंटल पावर लाइंस, विंड टर्बाइंस एंड सोलर पैनल्स इन एंड अराउंड क्रिटिकल हैबिटेट्स, जहां पे ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मिलते हैं, राइट। आपको अब यहाँ पे देखना कुछ ये देखना, आर्टिकल 21 इज द हार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने हिस्टोरिकली एक्नॉलेज किया है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है राइट टू लाइफ इज नॉट जस्ट मेयर एग्जिस्टेंस बट इट इंक्लूड्स ऑल द राइट्स दैट मेक इट अ मीनिंगफुल एंड डिग्निफाइड एग्जिस्टेंस फॉर एन इंडिविजुअल, राइट। और राइट आर्टिकल 21 के अंदर क्या क्या आता है, राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, राइट टू एजुकेशन, राइट टू शेल्टर इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्लम ड्वेलर,
राइट टू क्लीन एयर, राइट टू लाइवलीहुड इन द कंटेक्स्ट ऑफ हॉकर्स एंड राइट टू मेडिकल केयर, ये सारे आर्टिकल 21 के अंदर आता है। देखो आर्टिकल 21 का स्कोप ब्रॉड होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, नए नए राइट्स इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट इंक्लूड कर देता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप डायरेक्टली और इमीडिएटली आप उस राइट को एक्सरसाइज कर पाओगे, ऐसा नहीं है। तो लेकिन फायदा क्या है, फायदा क्या है, फायदा क्या है अगर उसको हम एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे? फायदा ये है कि इट इज अ नज टू पार्लियामेंट टू टेक नोट ऑफ दीज इश्यूज, एंड सेकंड बाय मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स एन एवेन्यू फॉर सिटीजन टू लिटिगेट दीज राइट्स, दीज इश्यूज इन फ्यूचर। तो बाद में आप इसके ऊपर कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है। और पार्लियामेंट को एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट नज करता है कि भाई इसके ऊपर कानून बनाओ। तो ये राइट्स को आप एक्सरसाइज कब कर पाओगे? जब उसके रिलेटेड पॉलिसीज बनेंगी और लेजिस्लेशन बनेगा, राइट। समझ में आया? जैसे राइट टू एजुकेशन है, तो इसको एक्चुअलाइज और इसको एक्सरसाइज हम कर सकते थे जब सरकार ने राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ 2009 लेकर आए, राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ 2009, उससे पहले नहीं, राइट। ठीक है, राइट टू लिव इन हेल्दी एनवायरमेंट, टू एंजॉय पॉल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर, टू लिव इन ए पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट, ये सब आर्टिकल 21 के अंदर है, ठीक है। अब ये है ज़ैपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट। ज़ैपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट ये कहां पर है? यूक्रेन में है। दिस इज निप्रो रिवर, ठीक है, ये कीव है कैपिटल, और ये खारकीव है, दिस इज पार्ट ऑफ यूक्रेन, दिस इज द ब्लैक सी, ठीक है। तो ये मैप प्लीज ध्यान रखना। अब क्या है कि फुकुशिमा डिजास्टर हुआ था, फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट डिजास्टर हुआ था 2011 में, ये कहां पर है? जापान में। तो उस टाइम जब ये अर्थक्वेक आता है ना वहां पे, तो क्या होता है, जो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो तो बच जाता है, लेकिन क्या होता है, जो पावर बैकअप होता है या इलेक्ट्रिसिटी का जो सिस्टम होता है, पावर स्टेशन होता है वहां पर, वो ना फंक्शन करना बंद कर देता है। तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, पार्शियल मेल्टडाउन होता है और ना न्यूक्लियर रेडिएशन लीक हो जाती है। तो इससे बचने के लिए ये बोलते हैं, एज पार्ट ऑफ द लेसन फ्रॉम द फुकुशिमा डिजास्टर सेवरल न्यूक्लियर रिएक्टर्स इंस्टॉल्ड पैसिव कूलिंग सिस्टम। अब पैसिव कूलिंग सिस्टम क्या है वो समझने से पहले ये समझो कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं, हीट अप हो जाते हैं, ठीक है। तो उनको कूल करने के लिए क्या चाहिए? उनको कूल करने के लिए वाटर चाहिए, पानी चाहिए। और ये पानी किसके थ्रू सप्लाई होता है? इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू सप्लाई होता है, राइट। राइट, देखो यहाँ पे लिखा है ना, दिस इज यूजली डन बाय सर्कुलेशन ऑफ वाटर विच इज मेंटेन्ड थ्रू एन एक्सटर्नल पावर सोर्स, ठीक है। लेकिन अब मान लो फुकुशिमा जो डिजास्टर हुआ वहां पे तो पावर सप्लाई बंद हो गई, तो ये वाटर सर्कुलेशन कैसे होगा? और अगर वाटर सर्कुलेशन नहीं होगा तो न्यूक्लियर पावर प्लांट कूल कैसे हो पाएगा? और कूल नहीं हो पाया था तो मेल्ट डाउन हो गया और न्यूक्लियर रेडिएशन लीक हो गई। तो अब क्या करते हैं, बहुत सारे जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उन्होंने क्या इंस्टॉल कर दिया? पैसिव कूलिंग सिस्टम। पैसिव कूलिंग सिस्टम का मतलब ये है कि अब हमको इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, और बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी दे कैन कंटिन्यू टू ऑपरेट इवन इफ देर इज नो इलेक्ट्रिसिटी और इवन इफ देर इज अ पावर आउटेज, राइट। सो ये बस यहाँ पे आपको ये पैसिव कूलिंग सिस्टम समझना है। ज़ैपोरिजिया कहाँ पर है? फुकुशिमा डिजास्टर 2011 में हुआ था। फुकुशिमा कहाँ पर है? जापान में है, ठीक है, राइट। अब बढ़ते हैं आगे। देखो ये देखो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ऐसा दिखता है। स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है IUCN की लिस्ट में। ग्रासलैंड का ये फ्लैगशिप स्पीसीज है, इट इज अ फ्लैगशिप स्पीसीज ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम, है ना। और राजस्थान में मिलता है, गुजरात में मिलता है, महाराष्ट्र में मिलता है, कर्नाटका में मिलता है, आंध्रा में मिलता है। दिस इज लेसर फ्लोरिकन, और ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। मैंने बहुत जगह देखा तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड ही मिला, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो आप लोग, ठीक है। अब ये जो ऊपर आ रहा है ना, ये दिस मेटिंग डांस के लिए फेमस है, ये मेटिंग डांस के लिए फेमस है। और एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, इट इज एंडेमिक टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। और इसको खारमोर भी बोला जाता है गुजरात में, और खार तीतर बोला जाता है राजस्थान में, ठीक है। खारमोर गुजरात में और खार तीतर राजस्थान में, और ये अपने मेटिंग डांस के लिए भी फेमस है। और अगेन इट इज अ ग्रासलैंड स्पीसीज, ये भी ग्रासलैंड्स में मिलता है, ठीक है, ये भी ग्रासलैंड में मिलता है। अब आगे बात करते हैं इस आर्टिकल की, 3D मैप ऑफ द यूनिवर्स। देखो यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, ऐसा किसने बोला था, ऐसा किसने ऑब्जर्व किया था? अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर थे एडविन हबल, उन्होंने 1929 में ही बोल दिया था कि यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। लेकिन 1990s से हमको ये पता चलने लगा कि यूनिवर्स ना सिर्फ एक्सपेंड हो रहा है बट बहुत तेजी से एक्सपेंड हो रहा है। अब ये बहुत तेजी से एक्सपेंड हो रहा है तो इसके पीछे कोई एनर्जी थी, उसका कोई इनविजिबल एनर्जी थी, उस इनविजिबल एनर्जी का नाम था डार्क एनर्जी, ठीक है। और ये डार्क एनर्जी जो है इट अकाउंट्स फॉर नियरली 70% ऑफ आवर यूनिवर्स, ठीक है, 70% ऑफ द यूनिवर्स, राइट। अब ये जो देसी एक्सपेरिमेंट है, ये देसी एक्सपेरिमेंट क्या है? देखो यहाँ पे देखो,
डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट। सो इसमें क्या है, 5000 से ज्यादा रोबोटिक आईज हैं ये, और इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इन रोबोटिक आईज के थ्रू व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ट्राइंग टू ऑब्जर्व गैलेक्सीज, है ना। सो और इन गैलेक्सीज को ऑब्जर्व करके हमने क्या किया है, वी हैव क्रिएटेड अ कॉम्प्रिहेंसिव 3D इवोल्यूशनरी मैप ऑफ यूनिवर्स, और जिससे हमको ये पता चल पा रहा है कि गैलेक्सीज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, वी आर एबल टू मैप द डिस्ट्रीब्यूशन एंड मूवमेंट ऑफ दिस गैलेक्सीज ओवर टाइम, ठीक है। सो देसी एक्सपेरिमेंट ये है डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट, है ना, जिससे हम गैलेक्सीज को ऑब्जर्व करें ताकि हम उसका एक 3D मैप बना सकें। सो न्यू 3D मैप ऑफ द यूनिवर्स हिट्स एट द नेचर ऑफ डार्क एनर्जी, राइट। बस आपको इतना ही समझना है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे एक और पॉइंट है जो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, साउथ कोरिया हैज द वर्ल्ड्स लोएस्ट फर्टिलिटी रेट। साउथ कोरिया में सबसे कम फर्टिलिटी रेट है, लोएस्ट, वर्ल्ड्स लोएस्ट, ये याद रखना है। एक ये देखो, फूड प्राइस इंडेक्स जो होता है उसको कौन रिलीज करता है, यूनाइटेड नेशन का जो ऑर्गेनाइजेशन है FAO रिलीज करता है फूड प्राइस इंडेक्स, बस इतना ही, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रॉफी हंटिंग की। देखो एलिफेंट ट्रॉफी, हमने ना एलिफेंट को मारा और उसका सर काट के एज अ ट्रॉफी यूज करते हैं, तो ये बिकती है मार्केट में। तो बोत्सवाना है, बोत्सवाना जो है ना वो इट वांट्स टू गिव 2000, ठीक है, एलिफेंट्स टू जर्मनी, 2000 नहीं 20,000, ठीक है, 20,000 देखो। अब बोत्सवाना के बारे में आपको ये याद रखना है कि बोत्सवाना इज होम टू वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन, तो सबसे ज्यादा एलिफेंट कहाँ मिलते हैं, बोत्सवाना में मिलते हैं। और जर्मनी क्या है, इज द लार्जेस्ट यूरोपियन इंपोर्टर ऑफ अफ्रीकन एलिफेंट ट्रॉफीज, ये जर्मनी इंपोर्ट करता है ये, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, देखो ये नामीबिया और अंगोला में ना, नामीबिया यहाँ पे है, नामीबिया यहाँ पे, अंगोला यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या है, कन्फ्लिक्ट हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या, यहाँ स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, तो पोचिंग हो रही है एलिफेंट्स की बहुत ज़्यादा। तो उसकी वजह से क्या हुआ, एलिफेंट्स ने क्या किया, उन्होंने एलिफेंट्स, हाथियों ने क्या किया, उन्होंने बोला कि हम ना ये जो चोबे रिवर है इसको क्रॉस करके नहीं जाएंगे, इसको क्रॉस नहीं करेंगे, ठीक है। और ये चोबे रिवर जो है ना, इट मार्क्स द बोत्सवाना बॉर्डर विद नामीबिया, ठीक है, ये चोबे रिवर, और चोबे रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ जाम्बेजी, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो और बोत्सवाना ने ये लाइसेंस जो ट्रॉफी हंटिंग थी ना उसको बैन भी किया हुआ था, ठीक है, 2019 तक उन्होंने फिर अलाउ कर दिया। लाइसेंस्ड मतलब सरकार अलाउ कर रही थी, सरकार खुद ही अलाउ कर रही थी, ठीक है। तो अभी ये ट्रॉफी हंट, आपको बस इतना जाना है, यहाँ पे मैप देख लो, दिस इज ईस्ट स्वातानी, दिस इज लिसोतो, दिस इज साउथ अफ्रीका, दिस इज जिम्बाब्वे, जाम्बिया, अंगोला, नामीबिया, बोत्सवाना, यहाँ पे बोत्सवाना है, यहाँ में नामीबिया है। नामीब डेजर्ट कहाँ मिलता है प्लीज बताना कमेंट में, ठीक है। और ट्रॉफी हंटिंग की क्या जरूरत है, उससे कोई फायदा होता है, नुकसान क्या होता है, एथिकल रीजंस, है ना, क्या ये एथिकल है, हम जानवरों को मार रहे हैं और फिर उनको ट्रॉफी की तरह यूज कर रहे हैं, ऑल दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंस, नॉट फॉर द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। अब बात करते हैं गॉड पार्टिकल की। देखो गॉड पार्टिकल जिसको हिग्स बोसोन भी बोला जाता है, वो क्या है, वो ना एक एलिमेंट्री पार्टिकल है, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया आपका, क्वार्क्स हो गया, फोटॉन्स हो गया, न्यूट्रॉन्स हो गए, ये क्या है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो इन द सिमिलर मैनर हिग्स बोसोन भी एक एलिमेंट्री पार्टिकल है, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इट इम्पार्ट मास टू एवरी अदर पार्टिकल। तो कोई पार्टिकल जो है वो अगर वो मासलेस है तो हिग्स बोसोन क्या है, इट इम्पार्ट्स मास टू दैट पर्टिकुलर पार्टिकल, है ना, मासलेस पार्टिकल को ये मास देता है, अभी बताऊंगा। और अब ये जो हिग्स बोसोन डिस्कवर हुआ था, ये कहाँ डिस्कवर हुआ था, ये हुआ था लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर पे। और ये लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर क्या है, यहाँ देखो, इट इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट पार्टिकल एक्सेलरेटर, तो ये आपको प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से याद रखना है। और ये LHC, ये लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर जो है, इसको आप कहाँ मिलेगा, ये आपको कहाँ देखने, इट इज लोकेटेड ऑन द फ्रांस स्विट्जरलैंड बॉर्डर, दिस इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव मशीन एट द टाइम, राइट। और इसको ऑपरेट कौन करता है, इसको ऑपरेट करता है सर्न, जिसको बोलते हैं यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च इन स्विट्जरलैंड, ठीक है। ये सर्न इस LHC को ऑपरेट करता है, इस LHC ने हिग्स बोसोन को डिस्कवर किया। अब बोला जाता है कि डिस्कवरी ऑफ हिग्स बोसोन कंप्लीटेड द स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स। अब स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स वो क्या डिस्क्राइब करता है, वो सारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स और फोर्सेस को डिस्क्राइब करता है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में वो बात करेगा, न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में बात करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात करेगा, एक्सेट्रा, ठीक है। अब ये समझना है। तो हिग्स बोसोन को गॉड पार्टिकल भी बोला जाता है, क्यों बोला जाता है वो जरूरी नहीं है, आप एक ये ध्यान रखो।
अब जो बोसोन होता है ना, बोसोन, हिग्स और बोसोन है ना, तो ये बोसोन क्या है? बोसोन इज द नेम गिवन टू अ फैमिली ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। कैसे एलिमेंट्री पार्टिकल्स? which carries fundamental forces like electromagnetism. So a photon which carries the electromagnetic force is a boson, है ना। तो ऐसा फोटोन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को कैरी करता है वो होगा बोसोन, ठीक है। उसके बाद बस इतना समझो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हिग्स बोसोन सिग्निफिकेंट क्यों है? व्हाई डज द हिग्स बोसोन मैटर? यहाँ पे भी आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है? गॉड पार्टिकल थ्योराइज्ड बाय पीटर हिग्स, हाउ व्हाई डज इट मैटर, है ना। तो क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है? देखो हिग्स बोसोन इसलिए सिग्निफिकेंट है बिकॉज इट इज द पार्टिकल विच अकाउंट्स फॉर द मास ऑफ एवरी अदर फंडामेंटल पार्टिकल। जैसे मैंने शुरू में बताया ना, ये हिग्स बोसोन की वजह से दूसरे पार्टिकल्स को वजन मिलता है, मास मिलता है, बिकॉज मास इज नॉट समथिंग दैट इज इंट्रिंसिक टू मैटर। देखो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उनके पास खुद का कोई मास नहीं होता है। जब वो हिग्स फील्ड के से इंटरेक्ट करते हैं, हिग्स फील्ड से इंटरेक्ट करते हैं, तब उनको मास मिलता है। देखो यहां पे देखो, ठीक है, हिग्स फील्ड से इंटरेक्ट करेंगे तो जितना ज्यादा इंटरेक्शन होगा उतना ज्यादा मास होगा। देखो फोटोन जो है लाइट पार्टिकल है, ये इंटरेक्ट नहीं करता है, फोटोन इंटरेक्ट नहीं करता है किससे? हिग्स फील्ड से, इसलिए फोटोन क्या है? मासलेस है। लेकिन जो आपका इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है वो क्या करते हैं? वो इंटरेक्ट करते हैं हिग्स फील्ड से, इसलिए उनके पास मास है। द हिग्स बोसोन इटसेल्फ इंटरेक्ट्स विद दिस फील्ड, सो हिग्स बोसोन हिग्स फील्ड से इंटरेक्ट करता है, तो हिग्स बोसोन भी मास है, हिग्स बोसोन के पास भी मास है। सो फोटोन नहीं इंटरेक्ट करता, दैट इज वाई फोटोन इज अ मासलेस, ठीक है। सो ये था इस आर्टिकल के बारे में, इतना ही। अब यहां पे बात करते हैं क्यूरेटिव रिलीफ के बारे में, क्यूरेटिव पिटिशन के बारे में। देखो क्यूरेटिव रिट पिटिशन जो होती है ना, दैट इज द लास्ट रिजॉर्ट टू करेक्ट अ जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी और आपके पास लास्ट अपॉर्चुनिटी क्या है उसको सही करवाने की। भाई आपको लगता है कि जस्टिस नहीं मिला आपको, तो आप रिव्यू पिटिशन के बाद क्यूरेटिव पिटिशन डाल सकते हो। सो ये क्यूरेटिव पिटिशन आपको याद ध्यान रखना है, इट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकुलेट किया था, मतलब जुडिशियल इनोवेशन है। कौन से केस में? रूपा अशोक होरा वर्सेस अशोक होरा केस ऑफ 2002। अब ऐसा क्यों किया? देखो एक तो होता है ना सुप्रीम कोर्ट को या कोई भी कोर्ट है जुडिशरी को चाहती है ना जो केस हो उसको क्लोज किया जाए ना, फाइनलिटी दी जाए किसी पर्टिकुलर इशू को, पर्टिकुलर केस को। दूसरा कंसर्न सुप्रीम कोर्ट के सामने होता है कि भाई जस्टिस इंश्योर हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस 2002 के केस में रूपा अशोक होरा वर्सेस अशोक होरा में बोला कि भाई फाइनलिटी एंड क्लोजर टू ए केस इज इंपॉर्टेंट, बट जस्टिस इंश्योर कराना भी इंपॉर्टेंट है। लिखा ना, रेंडरिंग जस्टिस इन अ कॉज इज नॉट लेस इंपॉर्टेंट देन द प्रिंसिपल ऑफ फाइनलिटी ऑफ इट्स जजमेंट। तो हम ये भी चाहते हैं कि जस्टिस इंश्योर हो सके, हम चाहते हैं कि केस बंद हो जाए, फाइनलिटी मिल जाए, बट जस्टिस भी होना चाहिए। तो इसलिए क्यूरेटिव पिटिशंस अलाउ की गई, बट वो स्पेरिंगली यूज होती है। उनको अगर एडमिट किया जाएगा ना तो नैरो ग्राउंड होते हैं, प्रोसीजरल ग्राउंड्स में उनको परमिट किया जाता है, ठीक है। एक क्लेम मस्ट बी मेड दैट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वाज नॉट फॉलोड। आप बोलो कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं हुआ था, आप जो पार्टी है उसको प्रॉपर्ली सुना नहीं गया, जज बायस थे, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, ठीक है। और ये जो क्यूरेटिव पिटिशंस होती हैं इसको अगर एडमिट करना है ना कोर्ट को, सो उससे पहले आपको सीनियर एडवोकेट जिसको कोर्ट डेजिग्नेट करता है उससे अप्रूवल चाहिए। सो दीज पिटिशन नीड टू बी अप्रूव्ड बाय सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेटेड बाय द कोर्ट, ठीक है। देखो 2023 में भोपाल गैस स्ट्रेटजी केस से रिलेटेड एक क्यूरेटिव पिटिशन सरकार ने फाइल की, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला वी विल नॉट एक्सरसाइज, वी रिफ्यूज टू एक्सरसाइज इट्स क्यूरेटिव पावर टू एनहांस द कंपनसेशन प्रोवाइडेड टू विक्टिम्स, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पे है। तो क्यूरेटिव पिटिशन के बारे में अगर क्वेश्चन आया तो आई होप यू विल बी एबल टू टैकल, राइट। उसके बाद ये देखते हैं, देखो अभी व्हाइट हाउस मतलब यूएसए ने नासा को बोला कि भाई मून के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम आप सेटअप करो, ठीक है। कोऑर्डिनेटेड लूनर टाइम एलटीसी आप स्टैब्लिश करो, ठीक है, ऐसा यूएस ने बोला है बाय द एंड ऑफ 2026। देखो पहले टाइम स्टैंडर्ड जो अर्थ पे जो टाइम स्टैंडर्ड है वो क्या है? वो है कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम यूटीसी, ठीक है। जो जितनी क्लॉक्स हैं या टाइम जोन्स है वो इसके बेसिस पे काम करते हैं। और इसको किसने सेट किया? इसको सेट किया इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, जो कि कहां पर है? पेरिस में है। सो इट इज एन यूटीसी इज एन इंटरनेशनली एग्रीड स्टैंडर्ड फॉर वर्ल्ड टाइम। और यूटीसी क्या ट्रैक, किसको ट्रैक करता है? यूटीसी इज ट्रैक्ड बाय ए वेटेड एवरेज ऑफ मोर देन 400 एटॉमिक क्लॉक्स प्लेस्ड अराउंड द ग्लोब। देखो 400 से ज्यादा एटॉमिक क्लॉक्स हैं, उनको ना दुनिया के डिफरेंट कोने में रखा हुआ है। किसी में सपोज 10 बज रहे हैं, किसी में 10:01 हो रहा होगा, 10:02 हो रहा होगा, ऐसे करके। तो इन सारी क्लॉक्स का ना वेटेड एवरेज लिया जाता है,
ठीक है, उसके बेसिस पे ये टाइम डिसाइड होता है। अब जो एटॉमिक क्लॉक्स है ना, वो टाइम को कैसे मेजर करती हैं, वो टाइम को रेजोनेट फ्रीक्वेंसीज के टर्म में मेजर करती है। रेजोनेट फ्रीक्वेंसी किसकी, सीजियम 133 एटम्स की, है ना। रेजोनेट फ्रीक्वेंसी क्या है, द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेयर इट टेंड्स टू वाइब्रेट एट हायर एम्पलीट्यूड। सो ऐसी फ्रीक्वेंसी जहां पर वो ऑब्जेक्ट हायर एम्पलीट्यूड पे वाइब्रेट करता है उसको बोलते हैं रेजोनेट फ्रीक्वेंसी। तो एटॉमिक क्लॉक्स किसको मेजर करती है, टाइम को किस टर्म में मेजर करती है, रेजोनेट फ्रीक्वेंसी ऑफ सीजियम 133 एटम्स। और इस एटॉमिक टाइम में जब आप बात करते हो, ए सेकंड इज डिफाइंड एज द पीरियड इन विच सीजियम एटम वाइब्रेट्स दीज मेनी टाइम्स, है ना। और ये जो वाइब्रेशन रेट्स होता है एट विच एटम्स एब्जॉर्ब एनर्जी, दे आर हाईली स्टेबल एंड अल्ट्रा एक्यूरेट। सो एटॉमिक क्लॉक्स जो होती हैं दे आर दी एक्सलेंट फॉर गॉजिंग दी पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। अगर आपको लोकल टाइम आइडेंटिफाई करना है इंडिया में, यूएसए में एंड ऑल, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो यूटीसी है ना उसमें कुछ नंबर ऐड करना पड़ेगा या कुछ नंबर घटाना पड़ेगा, ठीक है। सो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो होता है उसको हम बोलते हैं ग्रीनविच मेरिडियन, है ना। अगर इससे ग्रीनविच मेरिडियन से कोई कंट्री वेस्ट में है तो क्या करना पड़ेगा, आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा यूटीसी में उतना ही डिग्री, उतना डिग्री। और अगर ईस्ट में है तो आपको ऐड करना पड़ेगा, राइट, ठीक है, यू हैव टू ऐड, राइट। अब देखो हमको ये मून के लिए टाइम स्टैंडर्ड की क्या रिक्वायरमेंट है, देखो जो टाइम होता है ना एब्सोल्यूट नहीं होता है, ऐसा हमको लगता है बट एब्सोल्यूट नहीं होता है। क्योंकि अगर आप मून पे जाओगे, चांद पे जाओगे, तो आपका जो घड़ी है वो तेजी से चलने लगेगा। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था कि थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी यहाँ पे अप्लाई होगी। उन्होंने बताया कि ग्रेविटी जो करती है इट बेंड स्पेस एंड टाइम। देखो यहाँ पे ये जो मैंने लगाया ना, ये ग्रेविटी स्पेस और टाइम को बेंड करती है, ऐसा कर्वेचर जैसा बन जाएगा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, मून पे ग्रेविटी कम होती है, सो यहाँ पे वहां पे आपकी घड़ी तेजी से चलने लगेगी। तो क्या होगा, मून और अर्थ के बीच में जो टाइम का डिफरेंस है उससे जो डिस्क्रिपेंसी आ सकती है, तो उससे आप सैटेलाइट को प्लेस करना चाहते हो एंड ऑल, जो ऑपरेशन आप कैरी आउट करते हो स्पेस में, उसमें कोऑर्डिनेशन डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमको मून के लिए भी एक स्टैंडर्ड टाइम चाहिए, राइट। अब ये आपको यह याद रखना है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से कि लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर किसका है, नासा का, और इस चंद्रयान 2 ऑर्बिटर किसका है, इसरो का, ठीक है। और आर्टेमिस प्रोग्राम किसका है, नासा का, और इसके अंदर व्हाट दे वांट टू सेंड ह्यूमन बैक्स टू मून आफ्टर सितंबर 2026, ठीक है। सो शायद आर्टेमिस प्रोग्राम को इंडिया ने भी ज्वाइन कर लिया, ठीक है। सो दैट इज देयर। मतलब एक और पॉइंट प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, अर्थ रोटेट्स फास्टर एट द इक्वेटर देन एट द पोल। ऐसा क्यों, बिकॉज इट इज वाइडर एट द इक्वेटर। सो ये आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, राइट। सो अब बढ़ते हैं आगे। देखो इस आर्टिकल में बोला गया, जो केरला के जो बीजेपी चीफ हैं वो बोलते हैं सुल्तान बथेरी को हमको रीनेम करना पड़ेगा। और वो बोलते हैं सुल्तान बथेरी को रीनेम करके क्या बोलना है हमको, गणपति वतम। अब ये गणपति वतम क्या है एंड ऑल, देखो सुल्तान बथेरी जो है ना एक म्यूनिसिपल टाउन है वायनाड में। वायनाड जहाँ से पहले राहुल गांधी एमपी थे और अब उनकी बहन प्रियंका जी एमपी हैं, ठीक है। सो सुल्तान बथेरी इज वन ऑफ द 3 म्यूनिसिपल टाउन्स इन वायनाड। तो यहाँ पे एक स्टोन टेम्पल था, क्या था, स्टोन टेम्पल, जिसको क्या बोला जाता था, गणपति वतम बोला जाता था। और इस टेम्पल को किसने बनाया था, इस टेम्पल्स को जैन लोगों ने बनाया था, जो माइग्रेट करके आए थे, कहाँ से, ये विजयनगर एम्पायर से माइग्रेट करके आए थे, वायनाड में आए थे, ठीक है, ठीक है। और 13वीं सेंचुरी में बनाया था। तो वो विजयनगर एम्पायर से आए थे, तो उन्होंने टेम्पल को विजयनगर स्टाइल में ही बनाया, विजयनगर आर्किटेक्चरल स्टाइल में बनाया, ठीक है। अब ये जो टेम्पल था ना गणपति वतम, इसको ना टीपू सुल्तान और हैदर अली जो टीपू सुल्तान के पिताजी थे, उन्होंने मतलब डिस्ट्रॉय किया, पार्शियली डिस्ट्रॉय किया, ठीक है। तो ये ऐसी डिस्ट्रॉय हो गया था, ऐसी अबंडेंट हो गया था, ठीक है। अब देखो आर्मीज ऑफ टीपू डिस्ट्रॉयड टेम्पल्स एंड चर्चेस एंड फोर्स मैनी इन द पाथ ऑफ इन्वेजन टू फ्ली टू एस्केप फोर्स रिलीजियस कन्वर्जन। उन्होंने बोला या तो इस्लाम धर्म कबूल कर लो वरना पिटोगे या मार दिए जाओगे। देखो तो अब यहाँ को एक बात और याद रखनी है कि टीपू सुल्तान जो थे उन्होंने गणपति जो टेम्पल था सुल्तान बथेरी में, उसको यूज किया एज अ बैटरी फॉर स्टोरिंग हिज वेपन, अपने वेपन को स्टोर करने के लिए एज अ बैटरी यूज किया। तो अंग्रेज लोगों ने इसको बोला टीपू सुल्तान बैटरी, इसलिए नाम पड़ गया सुल्तान बथेरी, है ना। सुल्तान किससे है, टीपू सुल्तान से, और बैटरी मतलब स्टोर हाउस बना लिया वेपन्स के लिए, तो सुल्तान बथेरी। तो अब उन्होंने बोला भाई गणपति वतम बोला जाएगा, इसको रीनेम करो, ठीक है। अब ये थोड़ा इलेक्शन के बारे में, इंडिया का पहला लोकसभा इलेक्शन हुआ था 1951 से 52 में, ठीक है। और वोटिंग एज वाज ब्राउट टू 18 ओनली इन 1989। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐसा हुआ था, ठीक है, ये प्लीज कमेंट में लिखना, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सेटअप किया गया था जनवरी 25 1950 में।
सुकुमार सेन वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, ठीक है। अब ये मुझे ये बताना वोटर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, प्लीज राइट इन दी कमेंट बॉक्स, ठीक है। और लिटरेसी रेट की जब बात करते हैं 1951 में कितना था, 18% था, तो ये कहीं आप यूज कर सकते हो। हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले वोट पड़े, ठीक है। एक और चीज आपको याद रखनी है, मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी। जो पहली लोकसभा थी उसमें मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, मतलब क्या कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, सपोज वायनाड, तो यहां से एक से ज्यादा एमपी पार्लियामेंट में गए, एक से ज्यादा एमपी, एक मतलब एससी और एक एसटी और एक जनरल कैटेगरी, ऐसा भी, मतलब एक एससी एमपी भेजा आपने एक कॉन्स्टिट्यूएंसी ने और एक जनरल एमपी जनरल कैटेगरी का एमपी भी भेजा, उसको बोला जाता था मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से मल्टीपल एमपीज, राइट, ठीक है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट था मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी, इसको 1962 के इलेक्शन में अबॉलिश कर दिया, ठीक है। सो ये है, ठीक है। और अडल्ट सफरेज हमने प्रोवाइड किया था सबको, मतलब सब जो भी 21 साल से बड़े हैं उनको वोटिंग का राइट हमने स्टार्टिंग में ही दे दिया था। 18 साल तो ये 1989 में हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं इन्वेजिव एलियन स्पीसीज की। देखो क्या हो रहा है, चीतल, ये जो स्पॉटेड डियर है ना, ये चीतल स्पॉटेड डियर, ये ना रोस आइलैंड जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, उसमें वहां पे उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है और ये इन्वेजिव हो गए हैं, ठीक है। इससे दूसरे स्पीसीज पे इंपैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। वहां का जो फ्लोरा एंड फोना है वो हार्म हो रहा है इनकी वजह से, ठीक है। अब इन्वेजिव एलियन स्पीसीज क्या होती है, सीबीडी के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग स्पीसीज हुज इंट्रोडक्शन और स्प्रेड आउटसाइड देयर नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन थ्रेटन्स बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो वो होते हैं इन्वेजिव स्पीसीज, ठीक है। लेकिन हमारे वहां जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, इसमें डिफाइन किया गया इन्वेजिव एलियन स्पीसीज को, और इस डेफिनेशन में क्या बोला गया, ऐसे स्पीसीज और एनिमल और प्लांट जो कि इंडिया में नहीं पाए जाते, दोज हु आर नॉट नेटिव टू इंडिया, और उनको हम बाहर से लेकर आ रहे हैं, उनकी वजह से वाइल्ड लाइफ और इकोसिस्टम और हैबिटेट पे इंपैक्ट पड़ता है, तो वो होते हैं इन्वेजिव एलियन स्पीसीज, मतलब दे आर नॉट नेटिव टू इंडिया। लेकिन जो ये डेफिनेशन है ना, दिस डेफिनेशन गिवन अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, दिस लीव्स आउट स्पीसीज विद इन इंडिया, है ना। मान लो अब ये जो चीतल था, ये कहां से आया था, मेनलैंड इंडिया से, हमने इसको अंडमान आइलैंड में भेजा था, अंडमान आइलैंड में ये गया था, तो ये तो नहीं हुआ इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इन्वेजिव, राइट। सो दैट इज देयर। देखो अब बाकी कुछ कुछ इन्वेजिव स्पीसीज हैं, अफ्रीकन कैटफिश, नील तिलापिया, रेड बेलीड पिराना, एलिगेटर गार, टर्टल स्पीसीज जैसे कि रेड ईयर स्लाइडर, है ना, ये रेड ईयर स्लाइडर, तो ये सारे क्या हैं, इन्वेजिव एलियन स्पीसीज हैं, ठीक है। अब एक और चीज आप याद रखना कि केलोदो नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है, इट इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस इतना ही। कॉटन मीलेबग ये भी इन्वेजिव स्पीसीज है। इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विस इस, सो इसके अकॉर्डिंग अराउंड 37,000 एस्टैब्लिश एलियन स्पीसीज वर इंट्रोड्यूस वर्ल्ड वाइड, ठीक है। सो इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली थी, और ठीक है, तो ये, और इनसे बहुत नुकसान होता है, कितना 423 बिलियन एनुअली, इतना इकोनॉमिक कॉस्ट होता है इनका, ठीक है, राइट। सो दैट इज देयर। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक नया प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट लेकर आई है, उस प्लेटफॉर्म का नाम है सीडीपी सुरक्षा। देखो सीडीपी सुरक्षा क्या है, पहले सीडीपी समझो क्या है। सीडीपी है क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को प्रमोट करना चाहती है, ठीक है। तो इस प्रोग्राम के लिए गवर्नमेंट ने सीडीपी सुरक्षा एक प्लेटफॉर्म बनाया है, ताकि जो सब्सिडीज है ना उसको गवर्नमेंट डायरेक्टली फार्मर्स तक, या जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स उगा रहे हैं फार्मर्स उन तक पहुंचा पाए, ठीक है। तो इसमें क्या एक ई रूपी वाउचर जनरेट होगा। देखो ये ई रूपी किसने बनाया, एनपीसीआई ने बनाया। देखो यहाँ पे ई रूपी के बारे में देख लेते हैं। इट इज डेवलप्ड बाय एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और एनपीसीआई ने यूपीआई प्लेटफॉर्म भी डेवलप किया था और भीम प्लेटफॉर्म भी डेवलप किया था। ई रूपी क्या है, डिजिटल वाउचर है, ठीक है। तो आपको अपने मोबाइल फोन में एसएमएस के थ्रू या क्यूआर कोड के थ्रू ये ई वाउचर मिलता है, और ये प्रीपेड वाउचर होता है, मतलब 100 रुपए का, 1000 रुपए का, जितने का भी होगा प्रीपेड। तो आप जिस सेंटर पे ये एक्सेप्ट होगा वहां पर जाकर आप उसको रिडीम करा सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो दैट इज दैट। अब ये जो सीडीपी सुरक्षा प्लेटफॉर्म है ना, इसमें क्या होगा, ये कैसे काम करेगा। देखो जो फार्मर है ना, उस प्लेटफॉर्म पे लॉगिन करेगा अपने मोबाइल नंबर से, और सपोज उस फार्मर को ना सीड्स चाहिए, बीज चाहिए, ठीक है। तो क्या करेगा फार्मर ना, जो फार्मर का कंट्रीब्यूशन होगा, मतलब सपोज 50 रुपये फार्मर को देने, ठीक है, तो 50 रुपये फार्मर पे करेगा, ठीक है। और फिर जो सब्सिडी का अमाउंट है, सपोज गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी है, ये सीड है 150 रुपये का, गवर्नमेंट सब्सिडी देनी है 100 रुपये, गवर्नमेंट को 100 रुपये देना है, तो
अमाउंट पेड बाय द गवर्नमेंट विल अपीयर ऑन द स्क्रीन ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो फार्मर्स अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, जब भी फार्मर देगा तो ई रुपी वाउचर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, और ये ई रुपी वाउचर को कौन रिसीव करेगा? जो वेंडर होगा, जिसको जो सीड्स सप्लाई करेगा, है ना, सीड सप्लाई करेगा। तो जब वो सीड या प्लांटिंग मटेरियल डिलीवर हो जाता है फार्मर को, तो फार्मर क्या करेगा? अपने खेत पे जाकर जियो टैग फोटोज और वीडियोस लेगा फील्ड की। ठीक है, और वेरिफिकेशन होने के बाद जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है वो क्या करेगी? वो वेंडर को पैसा देगी। सो वेंडर को पैसा देगी। वेंडर को कौन पैसा देगा? इंप्लीमेंटिंग एजेंसी। अब ये इंप्लीमेंटिंग एजेंसी क्या करेगी? ये डाटा वगैरह सब कलेक्ट करेगी। ठीक है, और सारे डॉक्यूमेंट किसके साथ शेयर करेगी? सीडीए के साथ करेगी। सीडीए क्या है? क्लस्टर डेवलपमेंट एजेंसीज हैं, जो कि क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर ऑपरेट करती हैं। तो ये सीडीए है ना, फिर जो ये आईए है, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी, उसको सब्सिडी रिलीज करेगी। ठीक है, ठीक है, और फार्मर को सब्सिडी कहाँ पे मिल जा रही? फर्स्ट स्टेज ऑफ द प्लेटफॉर्म। फार्मर को तो यहीं पे मिल जा रही है ना, कि 50 रुपये आपने कंट्रीब्यूट किए, 100 रुपये सरकार ने दे दिए, बस आपको तो यहीं मिल गई सब्सिडी। ठीक है, इसलिए ये बनाया। ठीक है, आपको कुछ ध्यान रखना है कि ग्रेप क्लस्टर कहाँ पे? नासिक में। टर्मरिक क्लस्टर कहाँ है? मेघालय में। ये याद रखना है। और सीडीबी क्या है? सीडीबी इज ए कंपोनेंट ऑफ सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। अब ये नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? प्लीज राइट इन दी कमेंट सेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे एक देख लो, स्विट्जरलैंड ना न्यूट्रलिटी का प्रिंसिपल फॉलो करता है फॉरेन पॉलिसी में। अभी भी करता है या नहीं करता है वो आप देख लेना। ठीक है, अब बात करते हैं वोल्केनिक वोर्टेक्स रिंग की। अब क्या कंटेक्स्ट है? माउंट एटना, जो कि यूरोप का सबसे बड़ा वोल्केनो है एंड इज अमंग द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्टिव एंड आइकॉनिक वोल्केनोज। वो क्या रिलीज कर रहा है? वोल्केनिक वोर्टेक्स रिंग्स रिलीज कर रहा है। देखो ये जो रिंग्स सी बन रही है ना, इनको बोला जाता है वोल्केनिक वोर्टेक्स रिंग्स। अब ये क्यों बन रही है? ये ना गैस है, स्पेशली वाटर वेपर है, जो कि जो क्रेटर है ना, क्रेटर जो वोल्केनो का क्रेटर है, उसके छेद से यानी वेंट से रिलीज हो रही है। ये गैस रिलीज हो रही है, वाटर वेपर रिलीज हो रही है। तो इस तरीके की रिंग बन रही है, सर्कुलर रिंग बन रही है। क्यों सर्कुलर बन रही है? क्योंकि जो एटना का क्रेटर है ना, वो खुद ही परफेक्टली सर्कुलर है। सो रिंग्स जो आपको दिख रही है वो भी सर्कुलर है। तो इन्हीं रिंग्स को बोला जाता है वोल्केनिक वोर्टेक्स रिंग्स। बस आपको इतना याद रखना है। नो वोल्केनो ऑन अर्थ प्रोड्यूस एज मेनी वेपर रिंग्स एज एटना। बस इतना ही, ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, दिस आर्टिकल इज नॉट इंपॉर्टेंट। अब एक चीज यहां पे आपको याद रखनी है, इलेक्शन सिंबल्स ऑर्डर 1968 के अंदर जो सिंबल्स है ना, कि जैसे बीजेपी का सिंबल क्या है? कमल, और कांग्रेस का सिंबल क्या है? हाथ। वो किसके अंडर डिफाइन होता है? इलेक्शन सिंबल्स ऑर्डर 1968। सो रिजर्व सिंबल क्या होता है? रिजर्व सिंबल वो होता है दैट इज रिजर्व फॉर अ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी फॉर एक्सक्लूसिव अलॉटमेंट टू इट्स कंटेस्टिंग कैंडिडेट। तो जो कमल का सिंबल है वो किसके लिए रिजर्व है? वो बीजेपी के जो कैंडिडेट है ना, उनके लिए रिजर्व है। और फ्री सिंबल क्या होता है? इट इज अ सिंबल अदर देन द रिजर्व सिंबल। और फ्री सिंबल किसको अलॉट किया जाता है? इंडिपेंडेंट कोई खड़ा हो रहा है या अनरिकॉग्नाइज्ड रजिस्टर्ड पार्टीज हो, उनको अलॉट होता है। बस इतना याद रखना है आपको। ठीक है, अब यहां पे देख लो, बाइनरी स्टार सिस्टम क्या होता है? मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें दो स्टार ग्रेविटेशनली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दे आर ग्रेविटेशनली बाउंड टू ईच अदर। और ट्रिपल सिस्टम में क्या होता है? 3 स्टार्स बॉर्न एट द सेम टाइम एंड दे आर ग्रेविटेशनली बाउंड टू ईच अदर। ठीक है, और मैग्नेटिक स्टार क्या होता है? विच इज मच 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 मैसिव देन द सन, 30 टाइम्स मोर मैसिव देन द सन। वो मैग्नेटिक स्टार होते हैं। ठीक है, इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। अब बात करते हैं हेपेटाइटिस की। देखो कंटेक्स्ट क्या है कि ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट आई है, और इस रिपोर्ट ने बोला है इंडिया हैज द हाईएस्ट बर्डन ऑफ वायरल हेपेटाइटिस, है ना। ठीक है, तो ये रिपोर्ट किसने रिलीज करी है? WHO ने, ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024। तो इंडिया में बहुत ज्यादा हेपेटाइटिस है, हाईएस्ट, अमंग द हाईएस्ट बर्डन। ठीक है, अब हेपेटाइटिस क्या होता है? हेपेटाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर। लिवर इन्फ्लामेशन जब होता है ना, उसको बोलते हैं हेपेटाइटिस, लिवर इन्फ्लामेशन, राइट। ठीक है, और 5 तरीके के होते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो एक और चीज देखते हैं, इसकी वजह मतलब कुछ तो शॉर्ट टर्म इन्फेक्शन होते हैं, लेकिन कुछ की वजह से क्या होता है? सिरोसिस हो जाता है, लिवर सिरोसिस, मतलब परमानेंट स्कारिंग हो जाएगी आपके लिवर की। सो आपका लिवर उतने एफिशिएंटली काम नहीं करेगा, सो लिवर कैंसर का रिस्क बढ़ जाएगा। देखो यहाँ देख लो, हेपेटाइटिस ए और ई जो होता है ना, दैट इज कॉज्ड बाई कंटेमिनेटेड फूड और वाटर, कंटेमिनेटेड फूड और वाटर। ठीक है, कुछ देख रहा था मैं। और हेपेटाइटिस बी सी डी किसकी वजह से होता है? व्हेन यू गेट इन कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड्स, है ना। सो ए और ई किसकी वजह से हो रहा है? कंटेमिनेटेड फूड और वाटर की वजह से। बी सी डी किसकी वजह से हो रहा है? इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड्स की वजह से। अब जो हेपेटाइटिस बी एंड सी है, दे कैन कॉज क्रोनिक हेपेटाइटिस,
हेपेटाइटिस बी और सी क्या कर सकते हैं, क्रोनिक हेपेटाइटिस, और हेपेटाइटिस ए एंड ई की वजह से क्या होता है, एक्यूट हेपेटाइटिस। क्रोनिक मतलब लॉन्ग टाइम तक। और वैक्सीन किसके लिए अवेलेबल है, हेपेटाइटिस ए बी और ई के लिए अवेलेबल है, लेकिन हेपेटाइटिस सी के लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, हेपेटाइटिस सी के लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। एक हमारे पास ये प्रोग्राम है, नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम 2018 का। अब ये क्वेश्चन देखो आप, देखो ये 2019 में पूछा था। इसमें पूछ रहा है हेपेटाइटिस बी वायरस इज ट्रांसमिटेड मच लाइक HIV। हेपेटाइटिस बी अनलाइक हेपेटाइटिस सी डज नॉट हैव अ वैक्सीन। देखो यहाँ पे देखो हमने क्या देखा कि देयर इज नो वैक्सीन फॉर हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस बी अनलाइक हेपेटाइटिस सी डज नॉट हैव अ वैक्सीन। तो ये क्या बोल रहा है कि हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीन नहीं है, नहीं, हेपेटाइटिस सी के लिए वैक्सीन नहीं है। तो ये स्टेटमेंट वॉज नॉट करेक्ट। तो ये करेक्ट आंसर था, मतलब क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है कि कौन सा नॉट करेक्ट है, तो 2019 में पूछा है। तो दैट इज वाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, दैट इज वाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट, इंडिया का हेपेटाइटिस हेडेक। ठीक है, आई होप आपको याद रहेगा। ए और ई कंटेमिनेटेड फूड और वाटर, बी सी डी इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड्स, हेपेटाइटिस बी एंड सी ये कॉजेज क्रोनिक हेपेटाइटिस। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं क्योंकि बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके बाद हेपेटाइटिस ए और ई की वजह से होता है एक्यूट हेपेटाइटिस। ठीक है, ए बी ई के लिए वैक्सीन अवेलेबल है और सी के लिए वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। अब मान लो जो किसी को डी हो रहा है, हेपेटाइटिस डी किसी को हुआ, हेपेटाइटिस डी जो हुआ, तो उसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है, हाँ है, क्योंकि जो हेपेटाइटिस डी किसको होता है, हेपेटाइटिस डी उन्हीं को होता है ओनली हु आर इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस बी, है ना। सो हेपेटाइटिस डी किसको होता है, जो ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्टेड है उन्हीं लोगों को होता है। ठीक है, तो इसलिए हेपेटाइटिस डी के लिए जो वैक्सीन होगी, हेपेटाइटिस डी की वैक्सीन का मतलब आपने अगर हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन ले ली है तो आपको वो काम बन गया, है ना। सो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन ही काम करेगी। सो ए के लिए वैक्सीन है, बी के लिए वैक्सीन है, डी के लिए वैक्सीन है, ई के लिए वैक्सीन है, सी के लिए नहीं है वैक्सीन। सो इतना ही याद रखना है आपको। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब बात करते हैं तमिलनाडु के डिसेंट्रलाइज इंडस्ट्रियलाइजेशन मॉडल की, है ना। सो इन्होंने ऐसा इंडस्ट्रियलाइजेशन मॉडल सेटअप किया है जो कि डिसेंट्रलाइज है, मतलब डिफरेंट रीजन में स्प्रेड आउट है, एक जगह पे कंसंट्रेटेड नहीं है। देखो जैसे कि यहाँ पे जो इनका तिरुपुर शहर है दैट इज फेमस फॉर कॉटन नेटवियर, कोयम्बतूर इज फेमस फॉर स्पिनिंग व्हील्स एंड इंजीनियरिंग गुड्स, शिवाकाशी ये तो आपको पता होगा ना, सेफ्टी मैचेस और फायर क्रैकर्स और प्रिंटिंग, स्पेशली फायर क्रैकर। और जो नमक्कल है उसको बोला जाता है इंडिया का एग कैपिटल, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऐसे उनके यहाँ पे छत्रपति है, इट इज नोन एज बैंडेज सिटी। ठीक है, और तिरुचेनगोड जो कि नमक्कल के पास में, इट इज नोन एज बोरवेल रिक्स कैपिटल। तो ये इस वजह से डिसेंट्रलाइज इंडस्ट्रियलाइजेशन मॉडल इन्होंने स्टार्ट किया है, क्योंकि इनका जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है दैट हैज बीन स्प्रेड आउट एंड डिसेंट्रलाइज बाय द डेवलपमेंट ऑफ क्लस्टर्स। तो क्लस्टर डेवलप किया ना, जैसे कॉटन नेटवेयर का, स्पिनिंग मिल्स का, तो एक क्लस्टर इन्होंने डेवलप कर लिए। ठीक है, तमिलनाडु की इकोनॉमी कॉम्प्लेक्स है, राइट। ठीक है, गुजरात इज मोर इंडस्ट्रियलाइज देन तमिलनाडु, बट यहाँ पे तमिलनाडु में डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा है। ठीक है, अब ये आर्टिकल में सिर्फ मैप वर्क आप देखो, ये है करा कनाल थाईलैंड में प्रपोज्ड है। ठीक है, सो ये गल्फ ऑफ थाईलैंड को यहाँ अंडमान सी से कनेक्ट करती है। ठीक है, और ये है मलाक्का स्ट्रेट, मलेशिया और सबांग के बीच में। ठीक है, और दिस इज सबांग। ठीक है, दिस इज ग्रेट निकोबार आइलैंड, ये पोर्ट ब्लेयर है, एंड दिस इज कोको आइलैंड, तो ये नेहरू जी ने म्यांमार को दे दिया। दिस इज सितवे पोर्ट म्यांमार के अंदर, चट्टोग्राम बांग्लादेश, कोलकाता इंडिया, विशाखापट्टनम चेन्नई, हम्बनटोटा श्रीलंका में। ठीक है, ठीक है, मलाक्का स्ट्रेट ये देखो यहाँ पे, ये मेन वाटरवे है विच कनेक्ट्स इंडियन ओशन टू पैसिफिक, सो इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करता है। कोको आइलैंड म्यांमार के पास है, करा कनाल गल्फ ऑफ थाईलैंड को अंडमान सी से कनेक्ट कर रही है। ठीक है, सो ये मैप वर्क, बाकी सब इसमें कुछ काम करनी। हाँ यस, ये देख लो गैलाथिया वे कहाँ पर है, ग्रेट निकोबार आइलैंड पे है। सो वहाँ पे एक ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट भी हमने स्टार्ट किया है, तो उसमें कौन कौन से स्पीसीज इंपैक्ट पड़ रहे हैं, कौन कौन से स्पीसीज को इंपैक्ट पड़ रहा है, तो एक है लेदरबैक टर्टल, और दूसरा है मेगापोड पिजन, निकोबार मेगापोड, तो ये ना कबूतर जैसा कुछ दिखता है। ठीक है, निकोबार मेगापोड, तो ये स्पीसीज इंपैक्ट हो रही है उस प्रोजेक्ट की वजह से। ठीक है, सो दैट इज देयर। अब यहाँ पे एक
पॉइंट आप याद रखना, एक कीवर्ड है क्लाइमेट लिटिगेशन क्या होती है. सो इट इज अ फॉर्म ऑफ लीगल एक्शन दैट इज बीइंग यूज्ड टू होल्ड कंट्रीज एंड कंपनीज अकाउंटेबल फॉर देयर क्लाइमेट मिटिगेशन एफर्ट्स एंड हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन टू क्लाइमेट चेंज. तो मतलब क्लाइमेट लिटिगेशन का मतलब है कि आप कंपनीज के अगेंस्ट या कुछ कंट्रीज के अगेंस्ट उनको कोर्ट में घसीट ले जाओ कि भाई आप ना रिस्पॉन्सिबल हो क्लाइमेट से रिलेटेड जो इश्यूज हो रहे हैं. ठीक है, तो ये है. जबकि उत्तराखंड में 9 साल की एक लड़की एनजीटी पहुंच गई थी. उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि इंडिया हैज अ कमिटमेंट अंडर द पेरिस एग्रीमेंट एंड इंडियाज एग्जिस्टिंग एनवायरमेंटल लॉज एंड क्लाइमेट रिलेटेड पॉलिसीज ऑब्लाइज ग्रेटर एक्शन टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज. तो आपको और एक्शन लेने की जरूरत है, तभी हम क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट कर पाएंगे. लेकिन उनकी पिटिशन रिजेक्ट होगी. तो ये क्या थी, क्लाइमेट लिटिगेशन थी, क्लाइमेट रिलेटेड पिटिशन थी. ठीक है, सो दैट इज देयर राइट. अब आगे बात करते हैं इसकी. इस आर्टिकल में देखो, डीलिमिटेशन कमीशन 1952 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था. अभी तक कितनी बार कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, 4 बार. ये यूपीएससी ने पूछ लिया है. ठीक है, ठीक है, 1952, 62, 73 आई थिंक एंड देन 2002. ठीक है, तो क्रॉस चेक कर लेना. ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन उस टाइम पे किसने लेड किया था, फजल अली ने, जस्टिस फजल अली है ना. 1955 में उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी. ठीक है, पार्ट ए बी सी स्टेट से उस टाइम पे ये सब याद नहीं रखना. भूदान मूवमेंट किसने स्टार्ट किया, कमेंट में लिखना. ठीक है, लैंड रिफॉर्म मूवमेंट. ठीक है, सर्वोदया प्रोग्राम से क्या मतलब है आपका, कमेंट में लिखो. इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे, सी राजा गोपालाचारी थे, राजा जी थे, और वो मद्रास के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी थे, मद्रास के. ठीक है, सो इसमें इतना ही काम का है. अब ये देखते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं, देखो ये है आयरन डोम. आयरन डोम क्या है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम है. किसका, इजराइल का, फॉर शॉर्ट रेंज रॉकेट्स एंड शेल्स. ठीक है, उसके बाद अब यहाँ देखो डेविड स्लिंग. ये क्या है, अगेन मिसाइल डिफेंस सिस्टम है फॉर इंटरमीडिएट लेयर ऑफ एयर डिफेंस फॉर बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल. स्पाइडर, it is a family of multi-range mobile air defense system to defend large areas against aerial attacks by fighter and bomber aircrafts, helicopter etc. arrow क्या है, मोबाइल सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ हाइपरसोनिक एंटी मिसाइल इंटरसेप्टर. सो ये अगेन मिसाइल डिफेंस सिस्टम है. ठीक है, सो ये देखो एरो सिस्टम को जो इजराइल है ना, उन्होंने यूएस के साथ मिलकर बनाया. ठीक है, इंटरसेप्ट कर सकता है लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को अपर एटमोस्फेयर. डेविड स्लिंग मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, और आयरन डोम इजराइल का इंडिजीनियस शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है. तो आप ये मीडियम है डेविड स्लिंग, ये शॉर्ट है, ये लॉन्ग है. ठीक है, और उसके बाद पैट्रियोट जो बैटरीज है डिफेंस सिस्टम की, वो दैट इज मेड बाय यूएस. ठीक है, अब आपको याद रखना आयरन बीम क्या है. सो इजराइल ना एक आयरन बीम डेवलप कर रहा है. इसका मतलब क्या है, वो जो इनकमिंग मिसाइल्स वगैरह है या थ्रेट्स वगैरह उसको किससे इंटरसेप्ट करना चाहते हैं, यूजिंग लेजर टेक्नोलॉजी. राइट, अभी ऑपरेशनल नहीं हुआ है, ये अभी पूरी तरीके से ऑपरेशनलाइज नहीं हुआ है, इसको यूज नहीं कर रहे हैं, दे आर डेवलपिंग इट. राइट, सो ये है. उसके बाद हम यहाँ बात करते हैं गोपी थोटा कूरा की. सो ये इंडियंस हैं एंड ये बन गए पहले इंडियन ओरिजिन पर्सन टू गो टू स्पेस एज अ टूरिस्ट. सो स्पेस टूरिज्म इन्होंने किया. अब स्पेस टूरिज्म क्या होता है, इट इज अ फॉर्म ऑफ स्पेस ट्रेवल विच इज डन फॉर रिक्रिएशनल और बिजनेस पर्पसेस. देखो ये स्पेस टूरिज्म कहाँ से स्टार्ट होता है, ये सब ऑर्बिटल सब स्पेस क्राफ्ट इनको ना पैसेंजर्स को कहाँ ले गया था, करमान लाइन के बियॉन्ड ले गया था. करमान लाइन क्या है, इट लाइज नियरली 100 किलोमीटर्स अबव आवर हेड एंड इज कंसिडर्ड टू बी द बाउंड्री बिटवीन अर्थ एटमोस्फेयर एंड आउटर स्पेस. सो करमान लाइन के बियॉन्ड अगर कोई स्पेस क्राफ्ट जाता है तो उसको बोलते हैं स्पेस टूरिज्म. राइट, ऑर्बिटल स्पेस क्राफ्ट टेक्स पैसेंजर मच फार्दर देन करमान लाइन, 100 किलोमीटर से अबव. सो वहां से ऊपर की जो रेंज है ना, उसको उस ऊपर का जो एरिया है उसको हम बोलते हैं स्पेस. ठीक है, ठीक है, अगेन मैं दिखाता हूं आपको. करमान लाइन देखो, ये कैन यू सी दिस, ये 100 किलोमीटर ओपन नहीं हो रहा है सही से. यस, ये 100 किलोमीटर के अबाउ जो है ना, दैट इज नोन एज स्पेस. ठीक है, सो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. सो ये सब आपको समझ में आ गया, आयरन डोम, आयरन बीम एंड ऑल. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अभी इस यहाँ पे क्या हुआ है रिसेंटली, यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हुई है. तो डेजर्ट रीजन में बारिश हुई है, क्यों हुई है, देखो प्राइमरी रीज़न क्या था, प्राइमरी रीज़न था कि एक हैवी
रेनफॉल हुआ है उसका प्राइमरी रीजन क्या था, स्टॉर्म सिस्टम जो कि पास हो रहा था अरेबियन पेनिनसुला से एंड इट वाज मूविंग अक्रॉस द गल्फ ऑफ ओमान। लेकिन क्लाउड सीडिंग ने इस रेनफॉल को और एक्सरबेट कर दिया। क्लाउड सीडिंग क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस वेयर बाय वी आर स्प्रेइंग साल्ट मिक्सर जैसे सिल्वर आइडेड एक्सेट्रा क्लाउड्स में, है ना। उससे क्या होता है, जो कंडेंसेशन होता है क्लाउड का वो बहुत फास्ट हो जाता है और उससे इवेंचुअली रेनफॉल होती है। सो क्लाउड सीडिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लाउड सीडिंग क्या होती है, प्रोसेस ऑफ स्प्रेइंग साल्ट मिक्सचर इन क्लाउड। कौन कौन से साल्ट, वो आप प्लीज देखना। क्या हम डायमंड यूज कर सकते हैं इसके लिए, क्या हम डायमंड यूज कर सकते हैं इस प्रोसेस में, प्लीज टेल मी इन दी कमेंट बॉक्स, ठीक है। बस ये इतना कुछ काम का नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा काम है। जब आप बात करते हो ग्रिगोरियन कैलेंडर की तो वो सोलर कैलेंडर है, मतलब इट इज बेस्ड ऑन अर्थ रिवोल्यूशन अराउंड द सन। और जो हिंदू कैलेंडर है वो एक लूनर कैलेंडर है, मतलब इट इज बेस्ड ऑन द मून्स रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। सो सोलर ईयर में कितने डेज होते हैं, 365 डेज, और लूनर ईयर में कितने डेज होते हैं, 354 डेज, ठीक है। बस इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं। अब यह बात करते हैं शुगर की। जो नेस्ले की जो कंपनी है उसके प्रोडक्ट्स में शुगर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स बहुत ज़्यादा हैं। अब देखो शुगर ना नेचुरली कुछ फूड्स में मिलता है, जैसे कि आपको मिल्क में मिलेगा तो जैसे लैक्टोज की फॉर्म में, फ्रूट में फ्रक्टोज, ठीक है। बाकी योगर्ट, मिल्क, क्रीम इसमें भी हमको मिलता है, ठीक है, फ्रूट में मिलेगा। सो इनमें भी कुछ नेचुरल शुगर होती है, ठीक है। अब जो एडिड और फ्री शुगर होती है ना, वो क्या होती है, दे आर दी स्वीटनिंग एजेंट्स। जो एडिड शुगर होती है या फ्री शुगर होती है वो स्वीटनिंग एजेंट्स हैं जिनको हम प्रोसेस फूड में ऐड करते हैं या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में ऐड करते हैं। सो इसलिए वो एडिड और फ्री शुगर है, स्वीटनिंग एजेंट्स है, वो नेचुरल शुगर नहीं है, ठीक है। लेकिन एडिड शुगर में आपको नेचुरल शुगर भी मिल सकती है, जैसे व्हाइट शुगर, ब्राउन शुगर, हनी एक्सेट्रा, एज वेल एज अदर कैलोरिक स्वीटनर्स दैट आर केमिकली मैन्युफैक्चर्ड। लेकिन एडिड शुगर जो होती है वो हार्मफुल होती है ज़्यादा व्हेन यू कंपेयर इट विद नेचुरली अकरिंग शुगर्स जो कि हमको फ्रूट और मिल्क में मिलती है। क्या होती है, एडिक्टिव हो जाती है ना, बच्चों को चॉकलेट दो तो एडिक्शन हो जाता है कि चॉकलेट चाहिए 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 चाहिए, ठीक है। और क्रोनिक डिसीज हो जाती है, टाइप 2 डायबिटीज वगैरह, हार्ट डिसीज, कैंसर एक्सेट्रा, ठीक है। और आपके दांत वगैरह भी खराब हो जाते हैं, राइट। सो ये सब टूथ डिके वगैरह हो जाएगा, तो ये है, ठीक है। बस्तर कहाँ पर में है, छत्तीसगढ़ में, आपको इतना याद रखना है। एक पॉइंट यहाँ से, कोटरी रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंद्रावती गोदावरी, है ना, ठीक है। सो दैट इज देयर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या काम का है, हमने 1962 में हमने ये देखा ना कि मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, उसको अबोलिश कर दिया गया था, ठीक है। वो बोलते थे कि इससे पहले ना एक 3 मेंबर सीट भी थी, मतलब मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी, वही एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक से ज़्यादा मेंबर और एमपी पार्लियामेंट में जा रहा है। 1960 में 2 नए स्टेट क्रिएट हुए, गुजरात और महाराष्ट्र, ठीक है। एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ गोवा, दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली इन 1961, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है। बस इसमें इतना ही है। सब लॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है अभी तक, जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने 16 साल 286 दिनों तक राज किया और उनकी मृत्यु होती है 1964 में। आपको बस इतना याद रखना है, ठीक है। टेस्ला किसकी कंपनी है, इलॉन मस्क की कंपनी है, इलॉन मस्क, ठीक है। और ये जो आर्टिकल्स को जो कंपाइल किया ना, एक कोई यूपीएससी गेम ऑफ रिवीजन, आई डोंट नो, उन्होंने ये कंपाइल किया है आर्टिकल, तो थैंक्स टू हिम, ठीक है। अब यहाँ पे क्लाइमेट लिटिगेशन क्या होती है हमने देख लिया। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ये भी हमने देख लिया। सो यहाँ पे लिखा भी है, पीपल सीकिंग लीगल रेमेडीज फॉर इश्यूज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, उसको बोलते हैं क्लाइमेट लिटिगेशन। एक और पॉइंट आपको याद रखना है, ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट, इसको कौन पब्लिश करता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम पब्लिश करता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर पूछ ले ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, सो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी पब्लिश करता है, ठीक है, राइट। अब देखो यहाँ पे एनजीटी की बात की, तो एनजीटी क्या है, एनजीटी इट डील्स एक्सक्लूसिवली विद एनवायरमेंटल मैटर एंड इट इज द मेन फोरम फॉर सच केसेस, बट पिटीशन रूटीनली लैंड इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में भी चली जाती है। एनजीटी को स्टैब्लिश किया था 2010 में। इसका प्रिंसिपल बेंच कहाँ पर बैठता है, न्यू दिल्ली में, और 4 और जगह पे बैठता है, प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, स्टैट्यूटरी। इट इज गाइडेड बाय प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। सो इसलिए क्या होता है, इट इज नॉट बाउंड बाय कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, क्योंकि इट इज गाइडेड बाय प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। जो एनजीटी के ऑर्डर होते हैं, दे हैज अ डिग्री ऑफ सिविल कोड, है ना। और अगर आप कंप्लाई नहीं करोगे, फॉलो नहीं करोगे, सो देयर विल बी पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस, है ना, पेनल्टी होगी अगर यू आर नॉट फॉलोइंग द ऑर्डर ऑफ एनजीटी, ठीक है। अब एनजीटी डील्स विद द केसेस अंडर दीज 7 लॉज। पहला क्या, वाटर एक्ट ऑफ 1974, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट, वाटर सेस एक्ट ऑफ 1977, फॉरेस्ट एक्ट 1980, एयर एक्ट 1981,
एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। आप ना यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो अगर ये स्टेटमेंट में दिया तो भाई ये भी है पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1991, ठीक है। सो ये भी है। अब ये हेल्थ इंश्योरेंस, सो मोदी जी ने बोला 70 साल से ज़्यादा की उम्र जिसकी है सबको आयुष्मान भारत योजना के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा, चाहे उनका इनकम कितना ही हो, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, सबको मिलेगा। सो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, ठीक है। 2018 में ये लॉन्च हुई थी। एम क्या था, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो हो जाता है गरीबों पे उसको रिड्यूस करना, ठीक है, ताकि और उनको जो क्रिटिकल मेडिकल ट्रीटमेंट्स और इमरजेंसी केयर है वो मिल पाए फाइनेंशियली अफोर्डेबल प्राइसेस पे, ठीक है। मतलब इंश्योरेंस हो रहा है, ठीक है, ऑब्वियसली। देखो अब ये आपको याद रखना है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग जो इंडिया में एल्डरली की पॉपुलेशन की थी वो कितनी थी 8.6%, 60 साल से ऊपर। और लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी इन इंडिया के अकॉर्डिंग 2050 तक ये पॉपुलेशन बढ़कर हो जाएगी 19.5%, ठीक है। सो अब ये डिस्कस करते हैं ब्लीचिंग। अभी कोरल ब्लीचिंग डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली। 4th ग्लोबल मास कोरल ब्लीचिंग इवेंट ट्रिगर हुआ है अकॉर्डिंग टू यूएस नोवा, ठीक है। अब ये कोरल ब्लीचिंग क्या होती है वो सब देखेंगे। पहले कोरल्स क्या होते हैं, कोरल्स एनिमल्स हैं जिनको सिसाइल विच आर सिसाइल, सिसाइल का मतलब क्या है, वो परमानेंटली ओशन फ्लोर से अटैच्ड है, ठीक है। अब ना वो अपने टेंटिकल लाइक हैंड्स जो ये दिख रहे हैं आपको टेंटिकल, इन टेंटिकल लाइक हैंड्स से वो फूड को कैच करते हैं पानी से और फिर अपने मुंह में डाल देते हैं, ठीक है। अब जो इंडिविजुअल कोरल एनिमल है ना उसको पॉलिप बोलते हैं, ठीक है। और ये जब ग्रुप्स में आ जाते हैं ना, थाउजेंड्स और 100 के ग्रुप में, तब वो कॉलोनी बन जाती है, कोरल रीफ। अब देखो कोरल क्या है, वो हार्ड कोरल भी होते हैं, सॉफ्ट कोरल भी होते हैं। और जो कोरल रीफ बनाते हैं वो कौन बनाते हैं, हार्ड कोरल बनाते हैं। सो कोरल रीफ क्या है, कॉम्प्लेक्स 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है और जो सालों सालों में बनते हैं। सॉफ्ट कोरल ना, ये जो हार्ड कोरल्स होते हैं उनके वो उनका जो स्केलेटन है स्टोन ही होता है, स्टोन का बना होता है, अनलाइक सॉफ्ट कोरल, ठीक है। और दे आर मेड आउट ऑफ लाइमस्टोन दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय कोरल पॉलिप्स। सो कोरल पॉलिप्स क्या प्रोड्यूस करता है, लाइमस्टोन, और उसी लाइमस्टोन से ये रीफ्स बनते हैं, ठीक है, राइट, ठीक है। सो दैट इज देयर। अब कोरल रीफ्स दे आर क्रूशियल इकोसिस्टम, है ना, उसमें बहुत सारे मरीन स्पीसीज वगैरह हमको सब देखने को मिलेंगी कोरल रीफ्स में, ठीक है। दे अब्सॉर्ब 97% ऑफ एनर्जी फ्रॉम वेव, स्टॉर्म्स एंड फ्लड्स, ठीक है। तो लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी डैमेज होने से भी बचाते हैं ये। और 2.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर इन गुड्स एंड सर्विस कोरल रीफ्स प्रोवाइड करते हैं हमको हर साल। सो ये इनका इंपॉर्टेंस है, मेंस में लिख सकते हो। अब कोरल के पास ना एक एल्गी होता है जिसको बोला जाता है जूजेंथली, ये ना प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये देख रहे हो, एल्गी कॉल्ड जूजेंथली लिव इन द टिश्यूज ऑफ कोरल, ये ठीक है यहाँ दिखाया हुआ है। फिर क्या होता है, ये कोरल्स और जूजेंथली के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब मैं आपको कुछ दूंगा, आप मुझे बदले में कुछ दोगे। तो कोरल क्या करते हैं, कोरल जूजेंथली को रहने की जगह देते हैं। तो जूजेंथली क्या करता है, जूजेंथली कोरल को ऑक्सीजन देता है और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स देता है और फोटोसिंथेसिस, जिसकी वजह से कोरल ग्रो कर पाते हैं और थ्राइव कर पाते हैं। और जूजेंथली ना साथ में जूजेंथली एक और काम करता है, कोरल को ना ब्राइट और यूनिक कलर्स भी देता है जिससे कोरल्स कलरफुल दिखते हैं, ठीक है। अब कोरल ना बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हैं, अगर थोड़ा भी उनका एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है, सराउंडिंग में चेंज हो रहा है, तो वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। चेंज चाहे लाइट में चेंज हो, लाइट की इंटेंसिटी में चेंज हो, टेम्परेचर बढ़ गया कम हो गया, पॉल्यूशन ज़्यादा हो गया, तो कोरल स्ट्रेस में आ जाएंगे। और जब वो स्ट्रेस में आएंगे ना तो वो जूजेंथिले को क्या करते हैं, एक्सपेल कर देते हैं, भाई निकलो, ठीक है। तो बाद में क्या हो जाते हैं, दे टर्न वाइट, सो दे टर्न वाइट, कंप्लीटली वाइट, है ना। सो इसको, इस इवेंट को क्या बोलते हैं, कोरल ब्लीचिंग। अब कोरल ब्लीचिंग का मतलब ये नहीं कि कोरल्स मर ही जाएंगे, है ना। क्या हो सकता है, उनकी रिप्रोडक्टिविटी जो कोरल्स की वो कम हो जाएगी और उनको डिसीजेज होने का जो चांस है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि न्यूट्रिएंट्स नहीं है ना अब उनके पास। लेकिन कोरल ब्लीच होने के बाद रिकवर भी कर सकते हैं। अब ग्लोबल मास कोरल ब्लीचिंग का मतलब क्या है कि जब सिग्निफिकेंट कोरल ब्लीचिंग हो रही हो अटलांटिक ओशन में, इंडियन ओशन में और पैसिफिक ओशन में, ठीक है। तो ऐसा 1998 में पहली बार हुआ था, 20% जो कोरल रीफ्स थे वो इम्पैक्ट हुए थे। 2010 में 30%, 2014 और 17 में 56%। अब ये 4th इवेंट हुआ है। और सबसे बड़ा कोरल रीफ कहाँ पर है, दैट इज द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, है ना, इट इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। अब देखो नियरली 90% ऑफ द एक्स्ट्रा हीट ट्रैप्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेस इज बीन अब्सॉर्ब बाय द ओशन। सो टेम्परेचर राइज हो रहा है और उस टेम्परेचर राइज को 90% कौन एब्जॉर्व करता है, ओशन एब्जॉर्व करता है। और जब ओशन एब्जॉर्व करेगा ये हीट को तो ओशन गर्म हो जाएगा ना, तो इससे क्या होगा, कोरल ब्लीचिंग बढ़ेगी, राइट। सो
दिस इज देयर। ठीक है, चलो फॉर दिस वीडियो इतना ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू।